अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 वेव्स मोशन को आज पढ़ेंगे। वेव्स हमारे डेली ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है। वेव्स जो हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो लार्ज डिस्टेंस तक पहुंचाती हैं। वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक वाइब्रेटिंग सोर्स या ऑसिलेटिंग सोर्स की ज़रूरत होती है। एक्टिविटी की बेस पे हम इसको समझ सकते हैं। अगर आप पेंसिल के एक एंड को पानी के टब में डिप करें और उससे वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करें, जो डिस्टर्बेंस है जो कि प्रोड्यूस होगी पानी के अंदर, वो वेव्स की फॉर्म में होगी और वो जो सोर्स है उससे दूर जो है वो मूव करेगी। अगर एक कॉर्क का पीस रख दिया जाए उस टब के अंदर तो हम ये देखेंगे कि वो जो कॉर्क का पीस है वो अप एंड डाउन जो है वो मूव करता है। सेम केस जो है वो एक्टिविटी 2 के अंदर है कि एक एंड ऑफ द रोप को अगर फिक्स कर दिया जाए, दूसरे को अगर अपने हाथ में ले लिया जाए और फिर उसको ऊपर नीचे मूव किया जाए तो हम ये देखते हैं कि एक जो वेव है वो प्रोड्यूस होती है और वो वेव जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है। यानी वेव, ये दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं कि डिस्टर्बेंस की वजह से वेव बनती है और वेव जो है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करती है और वेव जो है वो एनर्जी कैरियर है। वेव्स की डेफिनेशन में जाया जाए तो वेव्स इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेव्स डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और ये मूव करती हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ और ये एनर्जी कैरी करती हैं। वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल वेव्स हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स उन वेव्स को कहते हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, जिनमें साउंड वेव्स बेहतरीन एग्जांपल हैं। साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्ट्रिंग या स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स हम बनाते हैं वो भी जो है वो मीडियम ही की वजह से प्रोपगेट करती हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं, जिनमें लाइट वेव है, हीट है और एक्सरे है। लाइट और हीट सूरज से हम तक पहुंचती हैं और सूरज और ज़मीन के दरमियान जो है वो एक खला है और वहाँ पे कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं जिनमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके अंदर जो वेव्स की प्रोड्यूस होती है वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है। इसको समझने के लिए एक स्प्रिंग लिया जा सकता है जिसके एक एंड को फिक्स कर दिया जाए, दूसरे एंड को हाथ में अगर ले लिया जाए और उसे पुश और पुल किया जाए तो हम ये देखते हैं कि उसमें वेव्स जो है वो बनती हैं और वेव्स जो हैं वो कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के दरमियान की बेस पे बनती है। कंप्रेशन क्या है कि दो वेव्स के दरमियान जो है वो फासला जो है वो कम है, ठीक। जो स्प्रिंग लूप्स हैं उनके दरमियान फासला कम है, रेफ्रैक्शन के अंदर स्प्रिंग लूप्स के दरमियान फासला ज़्यादा है और ये इसी तरह ये कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। सेकंड जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। स्प्रिंग को लिया जाए, उस एक एंड को फिक्स और दूसरे को हाथ में लिया जाए और उस फिर हाथ से उसको वर्टिकली जो है वो वाइब्रेट किया जाए तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो आगे की तरफ प्रोपगेट करती हैं। ये वेव्स जो हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। क्यों कि इन वेव्स में जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द
पार्टिकल्स, यानी आप जो वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस जो पार्टिकल्स के अंदर या मीडियम के अंदर जो क्रिएट कर रहे हैं ये वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स दैट इट प्रोड्यूसेस। अच्छा, वेव्स के अंदर ये जो पॉइंट है ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से ऊपर का जो पोर्शन है वो क्रस्ट कहलाता है और नीचे का पोर्शन जो है वो ट्रफ कहलाता है। दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और सेम एज द केस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर है कि दो कंसेक्टिव कंप्रेशन और या दो कंसेक्टिव रिफ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं जिस डायरेक्शन में जो है वो मीडियम जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, या डिस्टर्बेंस जो है जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस की जा रही है, ये जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स को वाइब्रेट किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वेव प्रोड्यूस हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और ट्रांसवर्स वेव्स ये है कि जो वेव्स है वो जो प्रोड्यूस हो रही है वो परपेंडिकुलर, उसकी डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, यानी अगर बॉडी जो है वो वर्टिकली ऑसिलेट कर रही है तो वेव्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन के अंदर जो है फ्लो करेंगे, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम जो है वो ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। और ये दोनों वेव्स, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। क्यों? तो मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एनर्जी वेव्स एक बेहतरीन सोर्स है एनर्जी का, एनर्जी कैरी करने का, और ये इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसमिट करता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो वेव की ये खुसूसियत भी है, वेव्स एनर्जी कैरी करती है। इसको समझने के लिए हम स्ट्रिंग की मिसाल ले लेते हैं। हम स्ट्रिंग के एक एंड को हम फिक्स कर लेते हैं और दूसरे एंड को हम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, और हम जब उसको हम वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर तो वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। हम ये देखते हैं कि हम तेज़ी के साथ अगर उसे वाइब्रेट अपने हाथ को परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करें तो वो जो वेव्स हैं वो उतनी ही ज़्यादा बनती हैं, और अगर हम आस्ता आस्ता जो है उसको वाइब्रेट करें तो वेव्स जो हैं वो कम बनती हैं, जो इस चीज़ को शो कर रही हैं कि जो वेव्स हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं। दूसरा जो वेव बनती है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाती है, या इसमें दूसरी जो एग्जांपल एक्टिविटी के तौर पे समझा जा सकता है, कार लिया जाए, उस कार के करीब जब डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए या कोई पत्थर फेंका जाए तो हम ये देखते हैं कि जो कॉर्क है वो अप एंड डाउन मूव करेगी अलोंग विद द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव। और वो क्यों अप एंड डाउन मूव करेगी? क्योंकि उसे वेव जो है वो एनर्जी दे रही है। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? हम ये जानते हैं कि वो जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर होती है। इफ टाइम टेकन बाय द वेव इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, अगर वेव जो है इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, यानी टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वो क्या कहलाती है? वो टाइम पीरियड कहलाती है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेवलेंथ। ठीक है, वन वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस है, यानी एक वाइब्रेशन जब कंप्लीट होती है तो वो क्या है? टाइम, उसका टाइम जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है, और वो जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाती है। तो अगर हम वेवलेंथ की वैल्यू d की जगह लैम्डा और t की जगह t पुट कर दें तो हम ये जानते हैं कि t जो है वो रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी के, तो उस बेस पे t जो है वो 1/f के बराबर है, और जब t की वैल्यू 1/f पुट करते हैं तो ये v इज इक्वल टू f लैम्डा बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक रिपल टैंक है। रिपल टैंक डिवाइस है जो कि वेव्स को प्रोड्यूस करने और उसको स्टडी, उसके करेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। ये एक ग्लास ट्रे है जिसका बॉटम जो है वो ग्लास का है, और इसकी फ्लोर से इसके सरफेस की जो हाइट है वो 1/2 मीटर तक होती है। इसमें एक हम वाइब्रेटर या ऑसिलेटर अटैच कर देते हैं, और इस रिपल टैंक के ऊपर एक लैंप को फिक्स कर दिया जाता है। हम इस वाइब्रेटर की एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं कि ये जो है वो
पानी की सरफेस को सिर्फ टच कर रहा हो। हम जब वाइब्रेटर ऑन करते हैं तो वाइब्रेटर जो है वो पानी के अंदर, मीडियम के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और ये डिस्टर्बेंस जो है वो वेव्स की प्रोड्यूस होने की वजह बनती हैं। वेव्स हम ऑन द फ्लोर के अंदर डार्क और लाइट फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। ये डार्क और लाइट फ्रिंजेस जो हैं वो क्रस्ट और ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये इस चीज़ का भी हमें बताती हैं कि जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। यहाँ पर हम वेव्स के जो करेक्टरिस्टिक हैं उनको स्टडी करते हैं। जो पहला करेक्टरिस्टिक है वो रिफ्लेक्शन है, कि वेव जब एक मीडियम से एक सरफेस पे टकराती है तो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम एक हर्डल, एक बैरियर जो है वो एक एंगल पे उस रिपल टैंक के अंदर रखते हैं, और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो वेव्स जो हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रही हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, कि जिस एंगल पे जो वेव्स पड़ रही हैं उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी करेंगी। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। यह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन से पहले जो है वो हमें वर्टिकल फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं। ये शो कर रही है कि जब वो एक बैरियर से टकराई तो वो रिफ्लेक्ट हो गई एक मीडियम से, ठीक है, उसी मीडियम के अंदर। इसी रिपल टैंक के अंदर हमने ये कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी की कि डीप वाटर से जब शैलो वाटर में जाता है तो पानी की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, और वहीं ये ऑब्ज़र्व हुआ कि जो वेव लेंथ है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, और वेव लेंथ के इंक्रीज़ करने से वेलोसिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। लेकिन दोनों सिचुएशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वाटर की वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। यहाँ हम इस फिगर के अंदर देख रहे हैं कि शैलो वाटर के अंदर जो दो फ्रिंजेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शैलो वाटर के अंदर ये जो डिस्टेंस है, वेवलेंथ जो है वो कम है, और डीप वाटर के अंदर ये वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। वेलोसिटी चूँकि वेवलेंथ कम था इसलिए वेलोसिटी भी कम थी, और डीप के अंदर चूँकि वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए वेलोसिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है और वेवलेंथ के चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। रिफ्लेक्शन दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रिफ्लेक्शन का, उसको स्टडी करने के लिए हमने जो डेप्थ है हाफ ऑफ द ट्रे जो है वो हमने शैलो कर दी है और कुछ जो है वो डीप कर दी है। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब पानी जो है वो डीप से शैलो की तरफ जाता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो कुछ एक एंगल पे जो है वो उसका एंगल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वहीं पे हम ऑब्जर्व करते हैं उनके वेवलेंथ के दरमियान भी जो है वो फ़र्क आ जाता है। अच्छा, जब डीप से शैलो के अंदर जाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ा होता है डीप से शैलो की तरफ, और जब शैलो से डीप की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से छोटा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन ये कहती है कि बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल्स ऑसिलेट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यानी अगर जो गैप है वो वेव लेंथ से कम होगा तो जब वेव्स उसमें से गुजरेंगी तो तमाम डायरेक्शन में इक्वली जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगी, यानी वो एक सेमी सर्कुलर पैटर्न में डिफ्रैक्ट होंगी। और अगर जो स्लिट्स के दरमियान जो गैप है वो वेवलेंथ से ज़्यादा होगा तो सिर्फ हम कॉर्नर जो हैं उन के करीब जो है वो हम डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, बाकी जगह जो हम वो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं करेंगे। यानी वेव्स की तीन खुसूसियत हैं। वेव जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पड़ती है तो फिर वापस ही उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये क्या है? रिफ्लेक्शन है, यानी ऑब्स्टेकल पे जिस एंगल पे पड़ती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये वेव की पहले कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वेव जब शैलो से डीप वाटर में जाती है या डीप से शैलो में जाती है तो उसके एंगल में थोड़ा सा फ़र्क आता है, यानी वो एक एंगल
पे मूव करती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने ये भी स्टडी किया कि जब वो डीप से शैलो में जाती है तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करती है। अगर वो डीप से शैलो में जा रही है तो उसका वेवलेंथ कम हो रहा है, और अगर शैलो से डीप में जा रही है तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा हो रहा है। अगर वो डीप से शैलो में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, और अगर वो शैलो से डीप की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। यानी शैलो से जब डीप में वो दाखिल होती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ये दूसरा करेक्टरिस्टिक है वेव का। तीसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि जब जो वेव जो है शार्प एजेस से गुजरती है या कॉर्नर से, तो वो डायफ्रैक्ट करती है। डायफ्रैक्शन से मुराद ये है कि तमाम डायरेक्शन की तरफ, वो हर डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, यानी फैल जाती है इन एवरी डायरेक्शन। ये वेव की तीसरी खुसूसियत है। चैप्टर हमारा एंड हो गया है। समरी को एक दफ़ा पढ़ लेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन वो है कि जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन है। वो बॉडी जो इन कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करेगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस करती है। इसमें हमने मैच अटैच टू स्प्रिंग को पढ़ा, सिंपल पेंडुलम और बॉल इनसाइड अ बॉल जो हैं, ये तमाम की तमाम एग्जांपल जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हैं, क्योंकि ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करती हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की हैं। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड। यानी टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है वो क्या है कि एक कंप्लीट साइकिल जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है। और टाइम पीरियड जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करती है, वो मास और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। यानी मास जो भी हो या एम्पलीट्यूड उस पेंडुलम का जो भी हो, उसे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आता। द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ जितनी वाइब्रेशंस होंगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। और ये जो है वो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, यानी 1/t। फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है 1/t के। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। वेव्स क्या हैं? वेव्स इज द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। यानी वेव जो है वो एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर करती है बगैर मैटर को ट्रांसफर किए। ठीक है, ये हम जान चुके हैं कि एनर्जी जो है वो वेव कैरियर है और ये एनर्जी जो है वो वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसफर वेव्स, मैकेनिकल वेव्स हैं जिनमें जो वाइब्रेशन है पार्टिकल्स की वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। और कंप्रेशनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स हैं जिसमें पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो सेम है, यानी पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। V इक्वल टू लैम्डा को पढ़ा, फिर उसके बाद रिपल टैंक को पढ़ा। रिपल टैंक एक डिवाइस है जो कि वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है, और हम कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वेव्स की वो स्टडी करते हैं, जिसके अंदर जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन को स्टडी किया। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का है कि व्हेन अ वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम एंड इट मे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। यानी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस पे पड़े और फिर वापस फर्स्ट मीडियम पर आ जाए, तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो और वो एक एंगल
पर ट्रैवल करे, यानी उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाए, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाती है। और इसमें जो स्पीड है और वेवलेंथ जो है वो चेंज होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और जब एक ऑब्स्टिकल या शार्प एजेस से लाइट जो है वो बेंड करती है, वेव जो है वो बेंड करती है, उसे हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा, हमने वेव्स को पढ़ा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने ये पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक बॉडी का सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी हो। फिर हमने इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन को पढ़ा कि वाइब्रेशन जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहे, तो ये जो ऑसिलेशन कहलाती है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती है, क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करती है, और कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट करती है उसकी वाइब्रेशन जो है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होती जाती है, और एक वक्त में वो वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो ये जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती है। वेव किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी कैरी करती है, और ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है एक एंड से दूसरे एंड तक विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, यानी मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर, मैटर अपनी जगह छोड़े बगैर वेव जो है वो एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र करती है। वेव्स की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स की आगे दो टाइप्स हैं, जिनमें लॉन्गिट्यूडनल है और ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव वो है जिसमें वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर है टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, और लॉन्गिट्यूडनल में वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो पैरेलल है टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ट्रांसफर वेव के अंदर क्रस्ट ऑन ट्रफ होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन होता है। टू कंसेक्टिव क्रस्ट, टू कंसेक्टिव ट्रफ और टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी। सवाल आपसे किया जाए कि एक बॉल जो है वो अगर बाउंस कर रहा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों? कि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड नहीं है। यहाँ पर हम अपने चैप्टर का एंड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे।